Assalamualaikum class. How are you all? I hope you are all fine. My name is Sidra Jamil and we are discussing chapter number 5, the most important part of cell biology, that is cell cycle, and we will discuss meiosis. As I told you that we have discussed meiosis 1 in the previous lecture, and you can watch my previous lecture in the right side link below, in the above side. आप इसको क्लिक करें और पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं जिसमें मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 को मैंने डिस्कस किया हुआ है। और अभी जो है हम मियोसिस की बाकी जो स्टेजेस हैं मियोसिस 1 की उनको हम डिस्कस करेंगे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो प्रोफेज 1 हमने डिस्कस किया था उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे सकूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसिस 1 को अगर इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो हम कहते हैं कि ये एक ग्रीक वर्ड मियोन से बना है, जिसका मतलब होता है टू मेक स्मॉलर और रिड्यूस। अब इसका मतलब ये है कि ये कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, छोटा कर देता है किस चीज़ को, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इसमें रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि हम ये कहते हैं कि मियोसिस हमेशा आपके सोमैटिक सेल्स में नहीं होती। ठीक है, ये जिन सेल्स में होती है वो पहले डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब कि उनके पास 2n की फॉर्म में क्रोमोसोम होता है, यानी अगर किसी का क्रोमोसोम नंबर 46 है तो डिप्लॉयड सेल्स वो सेल्स होंगे जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 46 ही होगा, वो 23 पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होंगे। एंड द अदर वन इज़ हैप्लॉयड सेल। हैप्लॉयड कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो चुका हो, 1n की फॉर्म में आ जाए, जिसमें वो जो पेयर है वो अलग हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हम कहते हैं कि अभी मैंने कहा कि ये सोमैटिक सेल में नहीं होता, ये जिन सेल्स में होता है फिर उनको कहते हैं जर्म लाइन सेल। जर्म लाइन सेल्स एक्चुअली रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं। मेल गैमीट्स को हम स्पर्म्स कहते हैं और फीमेल गैमीट्स को एग बोलते हैं। ठीक है, ये सारा मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। अगेन बता रही हूँ कि आप पिछला लेक्चर भी सुन सकते हैं अगर आपने नहीं सुना हुआ तो। सो मियोसिस को ये पिछली सारी जो हिंट मैंने आपको बताए हैं, इन सारे हिंट्स को मिलाएं तो एक प्रॉपर डेफिनेशन सामने आती है, दैट इज मियोसिस इज द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉयड यानी 2n यूकैरियोटिक सेल डिवाइड टू जनरेट 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल। माइटोसिस में 2 सेल्स बनते हैं सेम क्रोमोसोम नंबर के साथ, और मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं हाफ क्रोमोसोम नंबर के साथ। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्कवरी की। तो 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था ऑस्कर हर्टविग, जिसने मियोसिस को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब मियोसिस की डेफिनेशन के बाद जो ज़रूरी चीज़ हमारे लिए है दैट इज़ फेजेस ऑफ मियोसिस। ये आप लोग इस फ्लो चार्ट से देख सकते हैं। हम लोग अभी लेफ्ट साइड इसकी डिस्कस कर रहे हैं कि मियोसिस जो है वो 2 मेजर डिवीजन में डिवाइड होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 और 2 में 2 मेजर सब डिविजन्स हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन और फिर सेल साइटोप्लाज्म की डिवीजन। ठीक है, सो कैरियोकाइनेसिस जो है मियोसिस 1 का, उसको फर्दर 4 फेजेस में हमने डिवाइड किया हुआ है, जिसको बोलते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। सेम द केस विद द मियोसिस 2 कि इसकी कैरियोकाइनेसिस की भी 4 सब फेजेस होती हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। सो प्रोफेज 1 जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि मियोसिस 1 को अगर आप लोग डिस्कस करें तो हम ये कहते हैं कि ये एक रिडक्शन डिवीजन है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब ये कि हमने शुरू में कहा था कि मियोसिस वो प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में से मियोसिस 1 वो डिवीजन है जिसमें एक्चुअली क्रोमोसोम का नंबर हाफ होना है।
और इसके नतीजे में जो सेल बनते हैं दैट आर 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल। ठीक है, अभी मैंने ऊपर कहा कि मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं, सो उन 4 का जो बेसिक 2 हैं वो मियोसिस 1 में यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जो सेल्स ये बनाती है मियोसिस 1, दे हैव जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब ये है कि जीन्स में यानी आपके डीएनए की सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और वो चेंज जो है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आता है, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा। ठीक है, और इसी जेनेटिक वेरिएशन की वजह से हम ये कहते हैं कि आप जो है समहाउ अपने बाकी बहन भाइयों से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसी वेरिएशन की वजह से। अब इसकी 2 मेजर फेजेस को अगर डिस्क्राइब किया जाए, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, तो अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि कैरियोकाइनेसिस की 4 फर्दर फेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करा देती हूँ कि प्रोफेज 1 जो है वो एक्चुअली है क्या, उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं। ये लॉन्गेस्ट फेज है और इसमें सबसे पहला काम होता है कि क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेती है। ठीक है, माइटोसिस में भी यही होता था ना। अब इसमें जो फर्दर चेंज आएगा जो कि माइटोसिस में नहीं है, वो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बनना। होमोलोगस का मतलब होता है सेम, जो एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं जिनमें जीन का सीक्वेंस कुछ हद तक मिलता जुलता है, वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ठीक है, पास आने के बाद एक प्रोसेस वो करते हैं साइनेप्सिस, यानी लाइन अप हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। और इस साइनेप्सिस की वजह से 2 क्रोमोसोम आपस में जुड़े हैं ना, तो जो 2 क्रोमोसोम जुड़े हैं उस ग्रुप को बोलेंगे बाइवेलेंट। बाय का मतलब होता है 2, और यहाँ पे 2 जो है उससे मुराद क्रोमोसोम्स हैं, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट की फॉर्म में आ गए। अब इन बाइवेलेंट के पास 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको टेट्राड भी कहा जाता है। ठीक है, टेट्रा का मतलब 4 होता है ना, तो 4 क्रोमेटिड्स आ गए, जिसकी वजह से इसका नाम हो गया टेट्राड। ये टेट्राड में से जो 2 एक दूसरे के साथ जुड़े हुए क्रोमेटिड्स हैं उनको नॉन सिस्टर कहते हैं, यानी एक क्रोमोसोम 1 है, एक क्रोमोसोम 2 है, उसकी जो आपस में क्रोमेटिड्स होते हैं, ये मैंने बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है लास्ट लेक्चर में। जो आपके पास 2 क्रोमेटिड्स हैं, यानी क्रोमोसोम 1 का एक क्रोमेटिड और क्रोमोसोम 2 का एक क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर हैं। ठीक है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और उन पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट को कहते हैं क्याज़मेटा। जैसे ही वो जुड़ जाते हैं तो वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अपना अपना एक एक सेगमेंट जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और यही क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली प्रोफेज की जान है, और इसी की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आती है। जो मैंने अभी पीछे कहा कि जेनेटिक वेरिएशन आती है, उसके पीछे एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो बेसिक काम है प्रोफेज 1 के, उसमें शामिल है जी न्यूक्लियोलाइड डिसअपेयर हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, सेंट्रियोल्स जो है वो माइग्रेट करके अपोजिट पोल पे चले जाएंगे और वहाँ पे जाके वो क्या बनाना शुरू कर देंगे, स्पिंडल फाइबर्स। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोफेज 1, जो कि आप पहले सीख चुके हैं। नाउ कम टू द पॉइंट दैट इज मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सेंट्रियोल्स जो हैं वो अपोजिट पोल पे जा चुके हैं, वहाँ पे उन्हें स्पिंडल फाइबर बना दिए, और वो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो आके जब क्रोमोसोम के साथ अटैच हुए हैं तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम नहीं है बल्कि एक पूरा पेयर है, जिसको होमोलोगस पेयर हमने पीछे कहा था ना, वो पेयर मौजूद है। ठीक, सो क्या हुआ, सेंट्रियोल्स जो हैं वो माइग्रेट कर गए अपोजिट पोल पे जाके, उन्होंने स्पिंडल फाइबर बना लिए, और फिर जो स्पिंडल फाइबर्स बने वो 2 तरह के हैं, एक को बोलते हैं काइनेटोकोर फाइबर और एक को बोलते हैं नॉन काइनेटोकोर फाइबर। काइनेटोकोर एक्चुअली आपके क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर में, जहाँ पे उसकी क्रोमेटिड जुड़ी होती है ना, उस पॉइंट को सेंट्रोमेयर कहते हैं। सो सेंट्रोमेयर पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसको काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं, और जो फाइबर आके उस काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच करेंगे
उन फाइबर्स को कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर। और यहाँ पे ये फाइबर जाके जुड़ेंगे अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ, ठीक है, जो कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आपके जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर हैं उनको चूंकि काइनेटोकोर के साथ अटैच करने की एबिलिटी नहीं होती, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे सेंटर में नज़र भी आ रहे होंगे कि इस पोल से जो आया और इस पोल से जो आया वो आपस में जुड़ गए, ठीक है। ये नॉन काइनेटोकोर हैं और ये काइनेटोकोर फाइबर्स हैं। इनकी वजह से, इस सारी ज्वाइनिंग की वजह से एक सीक्वेंस और एक अरेंजमेंट सामने आती है जिसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, ठीक है। ये सेल के इक्वेटर पे बनता है और उसके बाद हम कहते हैं कि एनाफेज 1 स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपने माइटोसिस में भी पढ़ा था कि एनाफेज में पुलिंग होती है। और पुलिंग क्यों होती है? क्योंकि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब वो शॉर्ट होते हैं तो वो जो जिन क्रोमोसोम्स के साथ जुड़े हुए होते हैं उनको ऑपोजिट पोल की तरफ खींचते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देखें, चूँकि 2 क्रोमोसोम थे, तो जब वो सेपरेट होंगे तो एक क्रोमोसोम राइट साइड पे चला जाएगा और एक क्रोमोसोम जो है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा क्रोमोसोम जा रहा है, ये जहन में रखना है। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन हो गए, देन पुलिंग अपार्ट हुई क्रोमोसोम्स की, देन उसके बाद ज़रूरी बात ये है कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईच पोल, ठीक। 2 हैप्लॉइड सेट्स आर फॉर्म्ड। जब ये दोनों एक एक क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल पे जाएगा तो इट मीन कि दोनों पोल्स पे जो सेट बनेंगे दैट विल बी हैप्लॉइड सेट। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ब्लू वाला जो क्रोमोसोम है पहले सिर्फ यही मौजूद थे, ठीक है, 46 क्रोमोसोम, तो जब इंटरफेज हुई तो एस फेज में उसने एक ये सेट बना लिया, 46 क्रोमोसोम का ही एक और सेट बन गया। अब क्या होगा, इन सारे क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो 46 जो हैं वो लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे और 46 जो हैं वो राइट साइड पे चले जाएंगे। तो इस तरह से क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर लिया है हमने, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो ऑपोजिट पोल पे गए हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है बल्कि अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। बात वही है कि पूरा क्रोमोसोम कह लें या हम कह लें जिस पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इसको माइटोसिस के साथ कंफ्यूज ना करो। उसमें क्रोमेटिड जाती है सिंगल क्रोमेटिड और इसमें पेयर ऑफ क्रोमेटिड जा रहा है ऑपोजिट पोल पे, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास टीलोफेज 1। तो टीलोफेज 1 आपको पता है प्रोफेज 1 का रिवर्सल होगा, लेकिन इसमें प्रोफेज 1 में जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हुआ है उसका रिवर्स प्रोसेस नहीं होगा। सिर्फ जो चीज़ें प्रोफेज 1 में डिसइंटीग्रेट या डिसअपेयर हो गई थी वो दोबारा से जो है वो अपीयर हो जाएंगी। जैसे कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा डायग्राम में एक ब्लैक स्पॉट बन गया है जो कि न्यूक्लियोलाई को आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट करता है। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो डिसअपेयर हो चुके हैं। स्पिंडल नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है, सेंट्रियोल्स जो हैं उनके स्पिंडल फाइबर्स बिल्कुल गायब हो चुके हैं। और उसके बाद न्यूक्लियोलाई जो है, जो ब्लैक स्पॉट की मैं अभी बात कर रही थी, वो रीअपेयर हो चुका है। और उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप जो पिंक बाउंड्री है वो दोबारा से बन चुकी है और क्रोमोसोम्स जो हैं वो अनकॉइल हो जाएंगे क्रोमैटिन में, ठीक है। ये इस डायग्राम में शो नहीं हो रहा, ये आपको नेक्स्ट जो सेल डिवाइड होगा तो उसमें नज़र आ जाएगा कि क्रोमोसोम जो है वो वापस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है, दैट इज़ क्रोमैटिन। और जो हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर आया है इस सारी मियोसिस 1 के नतीजे में, दैट इज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अभी हैप्लॉइड की सारी हिस्ट्री मैंने आपको पीछे बता दी। नाउ आपकी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई तो साइटोकाइनेसिस होनी है, यानी साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना है। तो क्या होगा, अगर एनिमल सेल है तो पिंचिंग हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन की। जो प्रोसेस हमने क्लीवेज पढ़ा था माइटोसिस में वो सारा क्लीवेज फरो बनेगी और पिंचिंग होके 1 से 2 सेल बन जाएंगे, ठीक है। अगर प्लांट सेल है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गोल्जी एपरेटस से गोल्जी वेसिकल्स आते हैं
वो सेल के सेंटर में आके, जहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनी थी, वहाँ पे आके एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं और सेल प्लेट बना लेते हैं, जिसकी वजह से एक प्लांट सेल जो है वो 2 डॉटर हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो जाता है, एनिमल सेल्स पिंचिंग से, और प्लांट सेल जो है वो सेल प्लेट की फॉर्मेशन से चेंज हो जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जो कि माइटोसिस में आपने नहीं देखा था, दैट इज इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस जो कि रेस्टिंग फेज है, इसलिए इसको इंटरफेज भी कहा जाता है। अब यहाँ पे चूँकि इंटरफेज हमने पढ़ा था कि जैसे ही सेल प्रोड्यूस होता है तो वो एक रेस्टिंग फेज में चला जाता है, जिसमें कि वो G1, S और G2 फेज में से गुजरता है। सो ये एक्चुअली ग्रोथ फेजेस हैं उसकी, जो कि वो तैयारी कर रहा होता है, प्रेपरेशन कर रहा होता है फॉर द डिवीजन। लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको इंटरफेज नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसको इंटरफेज 2 कहते हैं या फिर इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरकाइनेसिस एक्चुअली मियोसिस 1 के बाद होती है, ठीक है। अभी हमने मियोसिस 1 कंप्लीट कर ली ना, 1 से 2 हैप्लॉइड सेल बन गए, तो उसके बाद वो 2 हैप्लॉइड सेल जो हैं वो एक रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे, जिसको हम इंटरफेज 2 या फिर इंटरकाइनेसिस कह रहे हैं। अब इंटरफेज 2 और इंटरफेज का फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि इसमें एस फेज नहीं होती, ठीक है। जैसे हमने इंटरफेज में कहा था कि G1 है, S है और G2 फेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे G1 और G2 तो होती है, S फेज नहीं होती। S फेज में चूँकि डुप्लीकेशन होनी होती है क्रोमोसोम की, सिंथेसिस होनी होती है एक और सेट की, तो यहाँ पे फिर जब S फेज नहीं होगी तो इट्स मीन डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम भी नहीं होगी। जब ये फेज कंप्लीट हो जाती है तो सेल एक और डिवीजन में एंटर हो जाता है, दैट डिवीजन इज मियोसिस 2। और ये मियोसिस 2 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।